हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगी और सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, इससे पहले बाल विकास के अंतर्गत मैंने आपको विकास की अवधारणा पढ़ाया था। पहले वीडियो में उसे पढ़ाया और दूसरे वीडियो में उससे संबंधित मुख्य प्रश्नोत्तरी करा दी। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता। और ये जितने भी लेक्चर से आगामी यूपी टेट की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए बिना टाइम गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नता से मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। किन किन कारणों से भिन्न होता है, किन किन कारणों से वो विभिन्नता उत्पन्न होती हैं। अगर बच्चों के तात्पर्य में देखा जाए तो बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। एक अध्यापक को अधिगम के दौरान उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से ध्यान में रखना चाहिए, ये ही सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक फ्रांसिस गाल्टन को मानते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक कौन है? व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन का जनक फ्रांसिस गाल्टन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। प्रत्यक्ष रूप से भी सी टेट में तो इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट यूपी टेट में प्रत्यक्ष रूप से आपसे पूछ लिया जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन के जनक हैं फ्रांसिस गाल्टन। फिर देखते हैं आगे। उन्होंने हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने बुद्धि का पहली बार अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि दो लोगों की बुद्धि बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, कहने का मतलब है फ्रांसिस गाल्टन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हेरेडिटरी जीनियस। इस पुस्तक में उन्होंने बुद्धि का पहली बार अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद यह सिद्ध किया कि दो लोगों की बुद्धि कभी भी बराबर नहीं हो सकती, अर्थात उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक निम्नलिखित किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो कौन है ये फ्रांसिस गाल्टन। इसके बाद देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, हम क्या समझते हैं? दुनिया में दो लोग पूरी तरह से समान नहीं होते, भले ही वे जुड़वा बच्चे क्यों ना हों। मतलब कि दुनिया में दो लोग कभी भी समान नहीं हो सकते हैं, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों न हों। उनमें कुछ न कुछ शारीरिक और मानसिक अंतर अवश्य रूप से पाया जाता है। मतलब या तो शारीरिक रूप से भिन्न होंगे या फिर वो मानसिक रूप से भिन्न होंगे। मतलब कि दुनिया में कोई भी दो लोग एक से नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। इसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, मतलब इसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। और फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हर एक एग्ज़ाम में प्रमुख परिभाषाएं, महान वैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं हैं, 3-4 परिभाषाएं कम से कम आती हैं। और उनको याद करने का मैं कुछ आपको बीच बीच में जहाँ तक संभव होता है वो तरीका भी बता देता हूँ। तरीका भले से वो सार्वभौमिक नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं कुछ हद तक हेल्प करता है। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा है वो मैंने यहाँ पे शामिल कर दी है। इससे पहले जो हमने विकास की अवधारणा पढ़ा था, विकास की अवधारणा संबंधित जो प्रमुख परिभाषाएं थी वो वहाँ पे शामिल की थी। आइए देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। देखते हैं परिभाषाओं में सबसे पहले, व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन संभव हो। ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम में क्वेश्चन आंसर कराए थे, स्किनर के क्वेश्चन में जोड़ी थी और बताया था कि आगामी लेक्चर में आपको जब हम पढ़ेंगे जब पता लगेगा। लेकिन कोई नहीं, फिर दोबारा से जानते हैं। महान मनोवैज्ञानिक स्किनर के हिसाब से व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा क्या है? उनके अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है
जिसका मापन संभव हो। यह किसने कहा? यह कहा स्किनर ने। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने मापन संभव को अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, इसको जोड़ लो, ऐसे याद करेंगे मापन संभव। मापन संभव बोले भी किसका मापन संभव? तो स्किनर में से निकाल लो स्किन। स्किन मीन्स होती है हमारी खाल। बोले स्किन का मापन संभव है। कहीं भी जब हम वाक्य में आएगा जिसका मापन संभव है तो हम पहचान कैसे करेंगे? स्किन का मापन संभव है, तो उत्तर होगा स्किनर। ये अपनी सेल्फ ट्रिक्स है चीज़ों को रिकॉल करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? अगली परिभाषा है हमारी, एक व्यक्ति अपने समूह के औसत शारीरिक मानसिक गुणों से जो विभिन्नताएं रखता है उसे व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने समूह के औसत शारीरिक मानसिक गुणों से जो विभिन्नता रखता है उसे व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा जेम्स ड्रेवर ने। यह ड्रेवर है, इसको ड्रेवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि मान के चलो कोई समूह है, उस समूह में सभी बच्चे तो काफ़ी तेज हैं, एक दो बच्चे काफ़ी पढ़ने में इतने तेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं विभिन्नता उत्पन्न हो रही है। और एक समूह में प्रत्येक तरीके का बच्चा पाया जाएगा, यानी कि प्रत्येक बच्चा हो या प्रत्येक वस्तु कुछ भी हो इस पृथ्वी पर, सभी में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने अपना दूसरा कथन पढ़ा है, दूसरी परिभाषा पढ़ी है। तो इसमें मैंने औसत को अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, देखो भाई औसत कौन देखता है? जो ये ड्राइवर लोग होते हैं ना, ये गाड़ियों का औसत देखते हैं। मतलब कौन सी गाड़ी सही औसत दे रही है, यानी सही एवरेज दे रही है, उसको ही लो। तो सिंपल औसत की बात अगर आ जाए तो ड्राइवर हो जाएगा हमारा जेम्स ड्राइवर। मुझे तो अब लगता नहीं कि कहीं अब भूलने की बात आएगी यहाँ पे। वीडियो को एक दो बार देखो, इससे अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी करवा दूंगा और आप खुद देखेंगे कि बिल्कुल आसानी से याद करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ सॉरी, अगला कथन है हमारा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना साफ है कि व्यक्तिक विभिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना साफ होता है कि ऐसा लगता है कि व्यक्तिक विभिन्नता तो सार्वभौमिक है। मीन्स कैसी है व्यक्तिक विभिन्नता? सार्वभौमिक, नेचुरल है ये तो। ठीक है, ये किसने कहा? ये कथन का टॉयलर ने। कथन किसने कहा? टॉयलर ने ये कथन कहा। वो सार्वभौमिक प्रतीत होती है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने किसको अंडरलाइन किया हुआ है? यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ सार्वभौमिक को। तो देखो टॉयलर में से हम एक काम करते हैं, टॉय निकाल देते हैं। टॉय मीन्स क्या होता है? एक खिलौने होते हैं, गुड़िया गुड्डी, टॉयज ही तो होते हैं। तो सिंपल ऐसे याद रख लो कि मेरा जो बचपन का टॉय है वो देखने में बिल्कुल सार्वभौमिक प्रतीत होता है। तो सार्वभौमिक की बात आएगी तो क्या लगाएंगे? टॉयलर। ठीक है, इसी के साथ ये हमारी कुछ प्रमुख परिभाषाएं होगी व्यक्तिक विभिन्नता से संबंधित। अब हम आगे आते हैं, अब हमें क्या पढ़ना है। सारे प्रमुख तथ्य मैंने जोड़ दिया, आगे क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। देखो फ्रांसिस गाल्टन, जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे, गाल्टन ने व्यक्तिक विभिन्नता के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार बताए। कौन कौन से? शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता और व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, शारीरिक विभिन्नता जैसे रूप, रंग, कद, काठी में पाए जाने वाले अंतर, इस प्रकार की जो विभिन्नता होती है उसे हम शारीरिक विभिन्नता कहते हैं। मानसिक विभिन्नता यानी बुद्धि, तर्क और समस्या समाधान में पाए जाने वाला अंतर। मतलब कि किसी भी समस्या का समाधान करने का प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग तरीका होता है। वो अलग अलग मानसिकता का प्रयोग करके समस्या का समाधान करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। किस प्रकार की? मानसिक विभिन्नता। फिर है संवेगात्मक विभिन्नता। संवेग किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम संवेग उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति तो एकदम किसी छोटी सी बात पे बहुत अधिक गुस्सा कर जाता है,
कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं हंस के टालते रहते हैं, तो ये हमारे संवेगों की बात होती है। देखो जैसे मैं लिख दिया है, किसी में क्रोध तो किसी में ईर्ष्या की अधिकता होती है। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत क्या आता है, व्यक्तिगत, कोई शर्मीला तो कोई अत्यंत मिलनसार होता है। बिल्कुल सिंपली अपनी भाषा में बने हुए नोट्स है, अपने ही हैंडमेड्स बने नोट हैं, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब है, जो हमारे फ्रांसिस गाल्टन है उनके अनुसार व्यक्तिक विभिन्नता 4 प्रकार की है। उनके अनुसार व्यक्ति विभिन्नता कितनी प्रकार की है, 4 प्रकार की। इसी के साथ हम आगे आते हैं नेक्स्ट। व्यक्तिक विभिन्नता है तो सही, लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों को इसके बारे में अध्ययन क्यों करना पड़ा। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों को इसके बारे में अध्ययन इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक कक्षा जो होती है उसमें सपोज किसी कक्षा में 50 बच्चे बैठे हैं, तो 50 के 50 बच्चे विभिन्न होते हैं। तो जो क्या अधिगम सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए व्यक्तिक विभिन्नता, एक अध्यापक को व्यक्ति विभिन्नता से संबंधित जितने भी गुण होते हैं, इसके दोष होते हैं, ठीक है। प्रभावी तरीके से इसको क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं या नहीं करती हैं, ये सब आना बहुत ज़रूरी है। तो देखो आगे अगली हमारी हेडिंग पड़ी हुई है, व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। देखो जैसे शिक्षा है, ये जानना इसलिए जरूरी है, एग्जामिनर सीधे ही रख देगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है, या निम्नलिखित कौन सा कारक व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित नहीं करता। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और आगामी परीक्षाओं में आएंगे ही, ठीक है। तो सबसे पहला कारक है हमारा शिक्षा। देखो बच्चे अलग अलग क्षेत्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं, बच्चे जो हैं अलग अलग क्षेत्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। कोई इंजीनियर होता है, कोई इतिहास पढ़ता है, ठीक है भाई, कोई तो इंजीनियर होगा, कोई इतिहास पढ़ेगा, कोई डॉक्टर होगा। तो देखो एक जैसे लेते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, दोनों में अंतर है। इंजीनियर का अपना वे ऑफ थिंकिंग अलग ही होगा, डॉक्टर का वे ऑफ थिंकिंग अलग ही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ऐसा कारक हो गया जो व्यक्ति की विभिन्नता को प्रभावित करता है। शिक्षा के बाद है व्यवसाय। देखो व्यवसाय से विभिन्नता पर प्रभावित पड़ता है हमारा। व्यवसाय जैसे वकील और डॉक्टर के व्यवसाय में अंतर पाया जाता है, सिंपल। संस्कृति, अलग अलग देशों की, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग जाति वादी धर्मों की संस्कृति अलग होती है, अलग अलग होती है। तो इसी प्रकार से भी अलग अलग लोग विभिन्न होते हैं। भाषा, ठीक है, कोई हिंदी बोल रहा है तो कोई तेलुगु बोल रहा है, तो व्यक्तिक विभिन्नता आ चुकी है। भाषा के बाद है फिर धर्म। पूजा करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं भाई। धर्म कोई तो किसी प्रकार से पूजा करते हैं, किसी धर्म के लोग अलग अलग प्रकार से पूजा करते हैं, कोई किसी को मानते हैं, कोई किसी को मानते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से व्यक्ति विभिन्नता प्रभावित हो रही है। फिर है लिंग। लिंग से जैसे स्त्री पुरुष की शरीर रचना अलग अलग होती है, यानी कि स्त्रियों की शारीरिक रचना अलग होती है और पुरुषों की शारीरिक रचना अलग होती है। फिर इसके बाद है आपका आयु। छोटे और बड़े लोगों के चिंतन में अंतर होता है, ठीक है। छोटे लोगों का चिंतन अलग प्रकार का होता है और बड़े लोगों का चिंतन अलग प्रकार से होता है। मतलब कि किसी भी एक बात को देखने को या किसी भी एक बात का चिंतन करने के लिए दोनों में अंतर होता है। यहाँ से व्यक्ति विभिन्नता प्रभावित होती है। फिर रुचि, जैसे अलग अलग रुचि होती है भाई, सबकी रुचियाँ अलग अलग होती हैं। क्षमता हो गया, बुद्धि हो गई, तर्क शक्ति हो गई, ग्रहण शक्ति होगी, आदत हो गई, राष्ट्रीयता हो गई। राष्ट्रीयता कैसे हो गई है, सपोज हम तो हैं इंडिया के रहने वाले, ठीक है, और अंग्रेज जो कि अमेरिका से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज के भी हों। तो क्या होगा, हमारी कद काठी में और इन यूरोपियंस लोगों की कद काठी में बहुत अंतर होता है। तो ये हमारा क्या, राष्ट्रीयता से भी क्या होता है, व्यक्ति विभिन्नता प्रभावित होती है।
जैसे ग्रहण शक्ति, कोई किसी ग्रहण शक्ति ज़्यादा तो किसी कम होती है। तो ये सब हमारे अलग अलग कारक हैं जो व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय के बाद अधिगम, देखो मैंने लिख दिया, जैसे सीखने की गति सब में अलग अलग होती है। फिर प्रेरणा, कोई सुभाष चंद्र बोस से तो कोई गांधी जी से प्रेरित होता है। मतलब कि कोई व्यक्ति तो सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित है, कोई व्यक्ति गांधी जी से प्रेरित है। अभिप्रेरणा के स्रोत और प्रकार लोगों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो प्रेरणा है इससे भी व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित होता है। मतलब कि प्रेरणा भी एक कारक है जो व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है। जैसे जो भी हमने पढ़ा, कोई सुभाष चंद्र बोस से हो जाएगा, कोई गांधी जी से हो जाएगा, और कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो इन दोनों से किसी से भी नहीं होगा। ठीक है, फिर देखो जैसे मैं नीचे शामिल किया, कोई पुरस्कार तो कोई आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाता है केवल कितनी है, ताकि वो अभिप्रेरित रहें आने वाले सभी चीज़ों के लिए, वो जरूरी नहीं बरतता ही हो, उनके लिए अभिप्रेरित रहें। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आंतरिक रूप से ही अभिप्रेरित रहते हैं हर समय। वातावरण से कैसे होता है, देखो जैसे भूमध्य रेखा के आसपास का वातावरण है हमारा, तो वहाँ के जो लोग हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, और जो उससे अलग के लोग हैं वो कद काठी में, देखने वालने में सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे देखो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य वर्ष भर लंबवत किरणें डालता है। देखो ये होगी हमारी क्या कर्क रेखा होगी, ये मकर रेखा हो गई है। कहने का मतलब है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ के आसपास के लोग, यानी भूमध्य रेखा के आसपास के लोग जो होते हैं कैसे होते हैं, काले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा वातावरण से भी व्यक्ति विभिन्नता प्रभावित होती है। वंशानुक्रम, किसी के दादा लंबे हैं तो देखा जाता पापा भी लंबे हैं और बच्चे भी स्वयं में लंबे होते हैं। तो ये क्या हमारा ये वंशानुक्रम हो गया। शारीरिक रचना से भी व्यक्तिक विभिन्नता प्रभावित होती है। जैसे कोई तो बच्चा 6 फीट का है, ठीक है, तो उसके कार्यों को अंजाम देने, कोई भी कार्यों को करने का तरीका अलग होगा। कोई बच्चा ऐसा बेचारा कद काठी में हल्का है, छोटा है, तो क्या होगा, उसे उन कार्य कोई भी मतलब विशेष कारण से करवाया जाए तो अंतर रहेगा दोनों में। फिर ये हमारे कारक हो गए जो व्यक्ति विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हमें क्या जानना है, देखते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता का शिक्षा में प्रयोग, यानी शिक्षा में इसका प्रयोग क्या क्या होता है। सबसे पहला है मूल्यांकन में विविधता। देखो मंद बुद्धि बच्चे को कुशाग्र बुद्धि बच्चे के प्रश्न नहीं दे सकते। यानी एक शिक्षक को व्यक्तिक विभिन्नता से रूबरू इसलिए होना चाहिए। अब जैसे एक कक्षा में एक तो मंद बुद्धि वाला बच्चा है, एक कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा है, तो दोनों की व्यक्ति विभिन्नता का ज्ञान होना इसलिए ज़रूरी है। मंद बुद्धि वालों को तो उसके अनुरूप क्वेश्चन देंगे स्टार्टिंग में, और कुशाग्र बुद्धि वाले को उसके अनुरूप क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन से कोई भी कार्य। तो ये क्या हो गया, हमारा मूल्यांकन में विविधता हो गई। फिर है कक्षा की सीमित संख्या। कक्षा में बच्चों की संख्या सीमित होनी चाहिए। जितने ज़्यादा बच्चे उतने ही शिक्षक को दिक्कत, यानी कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ही क्या होगा, उतनी ही व्यक्तिक विभिन्नता ज़्यादा होगी और शिक्षक को उतनी ही दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर है मानसिक विभाजन। शिक्षक शिक्षण के दौरान बच्चों के मानसिक स्तर का ध्यान रखे। किसी का मानसिक स्तर तो ऊंचा है, किसी का कम है, तो एक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों के मानसिक स्तर का ध्यान रखे शिक्षण कार्य करते हुए। फिर शिक्षण विधि में विभिन्नता, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षण की विधियाँ होती हैं इनमें विभिन्नता आनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे है बहुउद्देश्य विद्यालय। देखो विद्यालयों में पारंपरिक कला विज्ञान के अलावा कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी होने चाहिए। मतलब कि विद्यालयों में जो पारंपरिक कला और विज्ञान, मतलब कि आर्ट साइड और साइंस साइड है,
इनके अलावा कुछ ऐसे कोर्स भी होने चाहिए जो जॉब ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। जैसे ITI हो गया, भाई एक कमज़ोर बच्चा है बेचारा, इसमें इतना दिमाग नहीं है, तो उसे क्या, वो क्यों सीखेगा जब उससे सीखा ही नहीं जा रहा। तो सिंपली उसे कोई ऐसा डिप्लोमा वगैरह दिलवा दो जो अपने बेचारा डिप्लोमा वगैरह लेने के बाद अपना जीवन यापन ठीक से कर पाए। फिर इसके बाद है हमारा गृह कार्य। सभी बच्चों को एक जैसा गृह कार्य नहीं दिया जा सकता, वही व्यक्तिगत विभिन्नता वाली बात। फिर तुलनात्मक अध्ययन न करें, बच्चों में कभी भी तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अर्थात हर प्रकार से या कुछ ना कुछ थोड़े बहुत तो जो जुड़वा बच्चे वो भी विभिन्न होते हैं, तो इसलिए इनके भी तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। आज थोड़ा स्वास्थ्य भी वीक था, लेकिन मैंने सोचा कि जब ये CDP का क्रम स्टार्ट किया तो कराया जाए। अब ये हमने क्या पढ़ लिया है, ये हमने पढ़ लिया व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित प्रमुख जितने भी कथन हैं वो हमने जान लिए हैं, और व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, इसके जनक कौन हैं, उनकी प्रमुख पुस्तक, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इससे अगले वीडियो में व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित मैं प्रमुख प्रश्नोत्तरी करा दूंगा, और ऐसे ही हमारा क्रम आगे बढ़ता रहेगा। आप लोग ठीक से पढ़ते रहें। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको CDP के 2 लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुका हूँ। उन 2 लेक्चर्स में मैंने फर्स्ट लेक्चर विकास की अवधारणा पढ़ाई थी, और विकास की अवधारणा के बाद फर्स्ट चैप्टर था हमारा विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा के बाद सेकेंड लेक्चर में मैंने इसकी क्वेश्चन आंसर करा दी थी, मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर करा दी थी। इसी प्रकार ये इसके बाद जो आपको अगला वीडियो मिलेगा उसमें इसकी प्रमुख प्रश्नोत्तरी करा दी जाएगी, ठीक है। अगले वीडियो तक वेट करें, बहुत जल्दी मैं आपको अगले वीडियो मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।